नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आगामी हिंदी विषय से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं संभावित हैं, उनकी तैयारी को लेकर, उनकी रणनीति को लेकर हमारे बीच एक विशिष्ट मेहमान उपस्थित हैं, जिनसे हम इन सभी परीक्षाओं से रिलेटेड जो आप सभी के कमेंट्स आते हैं, जो प्रश्न के तौर पर होते हैं, सब पर चर्चा करेंगे। हमारे बीच जो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, इनके पास हिंदी विषय से संबंधित अनेक परीक्षाओं का अनुभव रहा है। हिंदी पट्टी के जितने भी आयोग हैं, आमतौर पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों के लोक सेवा आयोगों के माध्यम से इन्होंने लिखित परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक के सफ़र को तय किया और कई आयोगों में इनका चयन भी हुआ। इन्होंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहाँ पर अपनी सेवा दी। इसके बाद यूपी हायर एजुकेशन के माध्यम से इनका चयन हुआ और वर्तमान समय में लखनऊ विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। तो मैं डॉक्टर राजीव का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी के तरफ से भी इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर राजीव से हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसके पहले इनके शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर हम चर्चा करना चाहेंगे। इन्होंने अपना स्नातक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से पूरा किया। इसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से एमए, एमफिल और पीएचडी पूरा किया। तो अच्छा स्वर्णिम शैक्षणिक इतिहास रहा है और लगातार ये अध्यापन के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं और हमने गुजारिश किया कि विद्यार्थियों के लिए अपने कीमती वक्त को दें, तो उन्होंने स्वीकार किया। फिर से मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और परीक्षाओं से रिलेटेड जो भी रणनीतियां होंगी उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हम सवालों की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राजीव जी, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो परीक्षार्थियों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि वो तैयारी की शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, जबकि उनके पास तमाम नोट्स, किताबें और परीक्षाओं से संबंधित मैटर्स उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाते हैं कि किस दिशा में शुरू करें, कैसे शुरू करें, कितने समय पहले शुरू करें। तमाम चीज़ें उनके मन में आती हैं। तो आप इनका कुछ मार्गदर्शन कीजिए और किस तरीके से परीक्षार्थी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, उसके तरफ इनको अग्रसरित कीजिए। तो डॉक्टर राजीव जी। थैंक यू डॉक्टर रजनीश। जहाँ तक परीक्षा की शुरुआत की बात है, तैयारी की शुरुआत की बात है, तो मैं समझता हूँ अगर कोई व्यक्ति या विद्यार्थी या परीक्षार्थी फॉर्म भरता है, तभी उसकी गंभीरता जो है प्रदर्शित होने लगती है किसी भी एग्ज़ाम के प्रति, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे यूपीएससी या अदर अन्य परीक्षाएं, वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं। तो सबसे पहली जो बड़ी समस्या आती है हमारे सामने कि शुरुआत कैसे करें जी। तो इसके लिए क्या होता है, आजकल खासकर इस मोबाइल के युग में हमारी सीटिंग पावर जी थोड़ी कम हो गई है और रीडिंग हैबिट्स भी थोड़ी कम है। तो सबसे पहले तो हमें रीडिंग हैबिट डेवलप करनी होगी कि शुरुआत जो है पढ़ाई की हम कैसे जो है रीडिंग हैबिट को डेवलप करके करें। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कोई भी अपने प्रिय कवि को या लेखक को या उपन्यास या कहानी जो कोई भी हो, वहीं से हम शुरुआत कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी रीडिंग हैबिट जो है डेवलप होगी और जो है सीटिंग पावर भी हमारी बढ़ेगी और विषय के प्रति जो है इससे रुचि भी
बढ़ती जाएगी और फिर जो है वो पूरी तरह से जब मुकम्मल तैयारी करना हो, या फिर जैसे 1 महीना पूर्व कोई भी परीक्षा हो, 1 महीना पूर्व आप जो है अपने सिलेबस को एक बार सरसरी तौर पर या गंभीरता से भी देख सकते हैं, ताकि वो कवर हो जाए। और उसके बाद जब 1 महीने बचे तब हमें जो है थोड़ा समय बढ़ाना होगा, और इस तरह से जो है पहले आसान चीज़ों को पढ़ना है और फिर जो है कठिनता की तरफ बढ़ना है। जो चीज़ नहीं पढ़े हुए हैं उसे भी जो है लास्ट में ना पढ़ के शुरू में ही पढ़ लें और फिर बार बार रिवीजन करते रहें। आपने बड़ी अच्छी बात कही सर, कि वर्तमान समय में जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके सामने सीटिंग प्लान को लेकर बड़ी समस्या है। वो जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो बीच में कई बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और समस्याएं आ जाती हैं। जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए वो नहीं बन पाती है, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। तो आपने बहुत सही बात कही कि अपने सीटिंग प्लान और रीडिंग प्लान दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। अब आपने पाठ्यक्रम के बारे में भी चर्चा की, तो दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि प्रायः परीक्षार्थी जब संबंधित परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखते हैं तो उसके पाठ्यक्रम के विस्तार को देखकर या फिर संक्षिप्तीकरण को देखकर कि सिलेबस बड़ा है छोटा है, इसको लेकर भी उनके मन में तमाम सवाल आने लगते हैं कि सिलेबस को कैसे कवर करें। तो कम समय में सिलेबस को कैसे कवर करें, क्योंकि आपको भी मैंने देखा है परीक्षाओं के दौर में जब आप परीक्षाएं दिया करते थे तो बड़ा ही ट्रिकी तरीके से और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हुए आपने इन सफलताओं को हासिल किया है। तो हमारे विद्यार्थियों को ज़रूर ये बताइए कि पाठ्यक्रम को कैसे हम कवर करें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में उतरें। कई बार हम तैयारी के दौरान देखते हैं कि किसी भी विषय का या कई विषयों का सिलेबस बहुत बड़ा दिखाई देता है, और आजकल जो पैटर्न हुआ है, जैसे पहले यूजीसी नेट का जो सिलेबस था वो थोड़ा अपेक्षाकृत पहले से छोटा था, और आज जो है उसमें कुछ मूल पाठ्य पुस्तकें और जोड़ दी गई हैं, जिससे सिलेबस जो है थोड़ा बड़ा हो गया है और दिखाई भी देता है बड़ा सिलेबस है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ सिलेबस बड़ा है या छोटा इसमें हमें उलझना ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, जो भी हैं, क्या होता है अगर सिलेबस में केवल इतना दे दे कि हिंदी साहित्य का इतिहास और सामान्य ज्ञान के लिए दूसरा पेपर दे दे सामान्य ज्ञान, तो क्या इससे जो है सिलेबस बहुत छोटा दिख रहा है? लेकिन सिलेबस तो छोटा नहीं है। ये हिंदी साहित्य में तो असीम कवि रचनाएं और कालखंड, एक पूरा कालखंड आ जाता है उसमें, तो सिलेबस अपने आप में जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो लेकिन क्या है, हमें तो जो यूनिट इकाई 10 इकाई 15 इकाई जो भी आजकल होगा, तो ये अगर यूनिट में आपको दे देता है कबीर पढ़ना है, जयसी पढ़ना है, तुलसी पढ़ना है और या फिर निराला जी को पढ़ना है, तो इससे क्या होता है हमें आसान हो जाता है। ये जो यूनिट में बांट करके सिलेबस दिया गया है ये बड़ा सिलेबस नहीं है, ये तो आपको और आसान बनाता है कि हमें कहाँ पढ़ना है, किस यूनिट में कितना पढ़ना और किसे पढ़ना है। इससे क्या होता है कि हमारी तैयारी और आसान हो जाती है। इसलिए हमें जो है सिलेबस बड़ा है या छोटा इसमें न उलझ करके हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। जैसे सर देखने में ये भी आता है कि परीक्षार्थियों को लगता है कि उन्होंने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है तो वो परीक्षा में नहीं उतरें। ये भी मैंने कई बार कमेंट्स देखा है विद्यार्थियों के कि वो बोलते हैं कि हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है या उसके लिए स्मार्ट तरीके की पढ़ाई ज़रूरी है? सिलेबस जैसे अगर कोई अच्छा सिलेबस है, जैसे मैं जहाँ तक मेरा पर्सनल मानना है, तो आप सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोचें कि आपकी मुकम्मल तैयारी पूरी हो जाएगी, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, हर रचनाकार को पढ़ लेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ लेंगे, किसने क्या लिखा है, यहाँ तक कि जैसे रीतिकाल है उसमें आप मुख्य कवियों के साथ गौड़ कवियों को पूरा पढ़ लीजिए, या फिर जो है और जैसे 84 सिद्ध हैं तो आप 84 सिद्धों को पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा आपकी तैयारी जो है बाधित होगी, मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि हमें सिलेबस पर फोकस होना है लेकिन
पूरी तरह से आप सिलेबस कवर नहीं कर सकते। जो चयन हुआ है विद्यार्थी परीक्षार्थी और जो असफल हुआ है उसका भी सिलेबस जो है ना कंप्लीट हो पाता है और जो चयन हुआ है उसका भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है हमें ये मान के चलना है जो आसान चीज़ें हैं उसे तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। कठिन चीज़ों को या तो अगर पढ़ने में जटिलता आ रही है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। हमें 100 क्वेश्चन ना करके हम 90 क्वेश्चन मान के चलें कि हमें सही करना है, क्योंकि कट ऑफ वगैरह 70 क्वेश्चन 72 क्वेश्चन कई बार 65 क्वेश्चन भी जाती है। तो कई बार क्या होता है विद्यार्थी जैसे सिद्ध साहित्य में अगर एक बार क्वेश्चन आ गया किसी के बारे में कि इसमें से कौन सिद्ध साहित्य के कवि हैं तो उसमें 84 को आप याद करने लगे तो ये जो है समय का मतलब एक तरफ से पूरा आप सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो उसमें जो है इस तरह से, और जैसे मान लीजिए मुख्य कवि हो गए आदिकाल से शुरू करते हैं या फिर इतिहास लेखन की परंपरा हो गई वहाँ से शुरू करिए। अब आदिकाल में तो मान लीजिए चंद्रवरदाई को पढ़ना ही है आपको, सरपा को पढ़ना ही है, गोरखनाथ को पढ़ना ही है, विद्यापति हो गए और फिर जो अमीर खुसरो को। तो इस तरह से जो इस तरह के लोग हैं या कवि हैं इनमें तो इनको तो हमें डिटेल पढ़ना है। इसके बाद जो है कुछ गौड़ कवि हैं उनको जो है सरसरी निगाह से देखते रहना है सिलेबस को, और इस तरह से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग बातचीत किए कि तैयारी की शुरुआत कैसे करें, पाठ्यक्रम को लेकर भी चर्चा किए। सर कई बार देखने में ये आता है कि कुछ विद्यार्थी अनेक बार परीक्षाओं में बैठे हुए हैं और 1 नंबर से 2 नंबर से उनका चयन नहीं हो पाता है और वो बहुत ही डीमोटिवेट हो जाते हैं, प्रेशर में भी आ जाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए अगर कोई आपके पास मंत्र हो या फिर सुझाव हो, खासतौर से हम सलाह ही कहेंगे, तो जो 1-2 नंबर से विद्यार्थी पीछे रह जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आप मोटिवेट कर दीजिए। उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि आपका चयन लगभग हो चुका है। 1 नंबर या आधे नंबर से अगर आप रुक रहे हैं तो थोड़ी सी आप में अभ्यास की कमी हो सकती है, या फिर इंटरव्यू वगैरह में कई बार हमारा उस दिन का दिन अच्छा नहीं होता है और भी कई समस्याएं आती हैं, तो जिससे जो है हमें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है और तैयारी को आगे बढ़ाते रहना और अभ्यास करते रहना, और ख़ासकर जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है उस पर हमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और मॉक टेस्ट वगैरह भी आजकल चल रहे हैं तो उसे भी लगातार देने से क्या होता है हम अभ्यास में रहते हैं और हमें जो है बहुत अध्ययन की फिर ज़रूरत जो है, क्योंकि आपका चयन पूरी तरह से लगभग हो चुका है। 1 क्वेश्चन आधे क्वेश्चन और सही होते तो आपका चयन हो जाता। इसलिए मैं यही कहूँगा अपने ऊपर विश्वास रखें और इस बार नहीं हुआ तो आगे आपका चयन जो है ज़रूर होगा। बिल्कुल सर ने सही कहा कि परीक्षाओं के दौर में परीक्षार्थी के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 1 नंबर 2 नंबर से पीछे भी रह जा रहे हैं लेकिन वो हार न माने, आज नहीं तो कल उनकी बारी आएगी ही। ऐसे ही हम लोगों के साथ भी हुआ कई बार। हम लोग बीच में मैं बताना चाहूँगा कि सर भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2 बार 3 बार इंटरव्यू दिए और हम लोग आते थे, हम लोग असफल ही हुए। रिटेन में हम लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस हुआ करता था, लेकिन हम लोग केवल हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि हिंदी पट्टी के अन्य जितने राज्य थे सब पर हमने सबका फॉर्म डाला और परीक्षा देने की कोशिश की, जिसमें कि 3-4 आयोगों में हम लोगों को सफलता मिली। और इसी तरीके से होता है। सर अपने समय में काफ़ी इन्होंने ट्रिकी ढंग से स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की और हमने इनसे गुजारिश किया कि आप हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट करें और उनको कुछ दिशा निर्देश दें। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। इसी कड़ी में मैं आगे सवाल पूछना चाहूँगा डॉक्टर राजीव जी कि विद्यार्थियों के सामने तैयारी करते वक्त एक सवाल ये भी आने लगता है कि क्या उन्हें 1 लाइनर किताबों से ही तैयारी करना चाहिए या फिर टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। कई बार विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि क्या कोई ऐसी बुक मार्केट में है जो कि संपूर्ण चीज़ों को कवर कर ले। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे मैंने जब तैयारी की उस दौरान मेरा जहाँ तक मानना है जो 1 लाइनर किताबें हैं उसकी ज़रूरत हमें परीक्षा के 10 दिन पहले पड़ती है। आपका जब पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आलोचनात्मक किताबें पढ़नी बेहद ज़रूरी हैं और जो मूल पाठ्य पुस्तक है उसे भी पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप केवल 1 लाइनर पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। कुछ भी क्वेश्चन अगर घुमा के अगर इस तरह से कुछ अलग तरीके से दे देता है तो हम वहाँ पर जो है
हो सकता है क्वेश्चन को करने में असफल हो जाएं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप मूल किताबें पढ़ें, आलोचनात्मक किताबें उसको पढ़ें, और जो कहानी लगी हुई है टेक्स्ट में आपकी जो भी है उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि तैयारी उसी से मुकम्मल होगी। और आगे जो है फिर उसके बाद आप सरसरी निगाह से दोहराने के लिए जो है आप वन लाइनर किताबें अंत में देख सकते हैं रिवीजन के लिए। जी सर, ये भी देखने में आता है कि बाज़ार में ढेर सारे सामग्री उपलब्ध हैं और वो दावा भी पेश करते हैं कि ये किताब पढ़ लीजिए तो फलां परीक्षा को आप पास कर पाएंगे। तो क्या बाज़ार में उपलब्ध नोट्स को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए या फिर पढ़ते वक्त खुद से भी नोट्स को तैयार करना चाहिए? क्योंकि कई बार विद्यार्थियों के कमेंट्स मुझे मिले कि उनका ये कहना रहता है कि आप वन लाइनर किताबें या भी किसी के नोट्स को पढ़कर भी सफलता हासिल कर सकते हैं। वैसे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सफलता हासिल करने का अलग अलग सबका मंत्र होता है, किसी एक पैमाने पर हम नहीं जा सकते, लेकिन जो आज नोट्स के बहाने बाजारीकरण फैला हुआ है उससे हमारे विद्यार्थी कैसे बचें या फिर उनका कैसे सदुपयोग करें? क्योंकि जितने भी विद्यार्थी आज जुड़े हुए हैं काफ़ी सिंसियर हैं और सीरियस हैं, गंभीर हैं और पिछड़े बैकग्राउंड के हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कई बार हमने उनके मनोभावों को अपने चैनल पर देखा भी है। तो बाज़ार के नियंत्रण से कैसे हमारे विद्यार्थी बचें? इस पर मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास मूल किताबें हैं तो आप खुद किताबें पढ़ें और अपना नोट्स तैयार करें। अगर आपके पास किताबें नहीं हैं, कई बार दूर दराज के इलाकों में हमें आसानी से किताबें नहीं मिल पाती हैं, तो नोट्स का भी सहारा लिया जा सकता है। लेकिन कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि मूल किताबें हम पढ़ें और अपना नोट्स स्वयं तैयार करें, नहीं तो बाकी लोग भी उसी बाज़ार में जो नोट्स उपलब्ध है उसको पढ़ते हैं। और कई बार क्या होता है, जो लोग प्रश्न बनाते हैं या क्वेश्चन सेट करते हैं एग्ज़ाम का, वो बाज़ार के नोट्स को भी देखते हैं कि क्या नोट्स में चल रहा है, उस हिसाब से वो जो है फिर किताबों से ही सवाल बनाते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए मूल किताबें पढ़ें अपनी तैयारी अच्छी करने के लिए। जी सर, किताबों के बाद एक सवाल परीक्षार्थियों के दिमाग में आता है कि क्या उन्हें कोचिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी वो अपनी तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि हम जो दोनों लोग बैठे हुए हैं कभी इस तरीके से किसी कोचिंग को हम लोग प्रेफर नहीं किए, अगर प्रवक्ता या असिस्टेंट प्रोफेसर्स जैसी परीक्षाओं के लिए। हाँ, अलग कभी सिविल सर्विसेज इत्यादि की करनी होती थी तो उस तरीके का हमें भी गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो कभी कभार कोचिंग्स में हम लोग गए। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप क्या? कोचिंग को तो मैंने कभी प्रेफर नहीं किया कि आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चाहे पीजीटी के लिए चाहे टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कोचिंग करें। कोचिंग की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत है तो मैं यही कहूँगा, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, वीडियोज़ हैं, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और हाँ, पेड कोचिंग की जहाँ तक ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत उसकी नहीं है। आप स्वयं पर विश्वास रखें, किताबें ही आपकी सहायता करेंगी और आपको पढ़ना ही होगा, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। चाहे कोचिंग के माध्यम से पढ़ें चाहे घर पे पढ़ें, लेकिन जो है मूल किताबें पढ़नी होंगी और तभी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की और हमने परीक्षार्थियों के मन में कितने तरीके के सवाल उपजते हैं, पैदा होते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने सर के सामने रखा और इन्होंने बड़े ही सहूलियत के हिसाब से आसानी से सभी प्रश्नों का जवाब दिया। उम्मीद है कि इनके जो भी गाइडेंस हैं, सुझाव हैं, आप सभी को अच्छे लगे होंगे। उसी हिसाब से आप अगर जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन परीक्षाओं की तैयारी में लग जाइए। और चलते चलते मैं सर से यही कहूँगा कि आखिर में जो भी सावधानियाँ रखना है, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे तैयारी करते करते कई बार मोटिवेशन की खोज में निकल जाते हैं और उनको लगता है कि अगर कोई उनको मोटिवेट नहीं कर रहा है और वो डीमोटिवेट होने लगते हैं, तो उनकी तैयारी में मोटिवेशन का कितना रोल है। क्योंकि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से देखूं तो अगर आप ज़्यादा मोटिवेशन के पीछे भागते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके आदी हो जाते हैं। आपको सेल्फ मोटिवेट भी होना चाहिए, लेकिन इस पे हम सर का सुझाव लेंगे कि मोटिवेशन आपकी तैयारी में कितना ज़रूरी है।
सबसे पहले तो मैं ही कहूँगा कि मोटिवेशन के लिए आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी कविताएं पढ़नी चाहिए, या फिल्में वगैरह भी देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जब एग्ज़ाम आपका 1 महीना बचा हो, उस दौरान आप कोशिश करें लोगों से ज़्यादा मिलने से बचें। क्योंकि क्या होता है, अगर या तो कोई तैयारी कर रहा है आपके साथ, उससे आप मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ग्रुप डिस्कशन से बचें, कोशिश करना चाहिए। जितना ग्रुप डिस्कशन करना वो 1 महीना पहले कर लीजिए। जब 1 महीना एग्ज़ाम बचे, उसमें आप अपने आप को समय दीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को समय नहीं देंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या मेरे अंदर कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, और अपनी कमियों को नहीं जान सकेंगे तो उसको दूर नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप सफलता से दूर हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें 1 महीना पूर्व जो आप पढ़े हैं उसको रिवीजन करें, और लोगों से कम मिलें, दोस्तों को भी कम समय दें। घर परिवार और जो भी हो जो आपको मोटिवेट कर सके, केवल उनसे मिले। बाकी जो है अन्य लोगों से मिलने से बचें, और फ़ोन वगैरह थोड़ा कम चलाएं, क्योंकि आजकल जो है फ़ोन पर हमारा समय शॉर्ट्स देखने या यूट्यूब वगैरह पर देखने पर ज़्यादा बीतता है। तो वही कुछ समय देख सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, लेकिन इतना ना हो कि आप उसी से मोटिवेट होने के लिए दिन भर मोटिवेट हो रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प ही नहीं है। आपको मोटिवेशन कितने देर तक मिलेगा? 10 मिनट के लिए मोटिवेट होते हैं, फिर घूमने चले जाएंगे, तो फिर इससे मोटिवेट नहीं होंगे। और एक चीज़ और कहूँगा कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो कोशिश करें फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ रखें, क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं देखता हूँ कोई व्यक्ति आधा घंटा बैठता है तो विषय में प्रवेश करता है। जब विषय में प्रवेश करता है तब तक कोई कॉल आ गया या किसी ने बाहर से बुला लिया, कोई कहे कि घूमने चलना है, तो फिर वो आधा घंटा आप विषय में जो गए थे आप फिर उससे बाहर आ जाते हैं। फिर आप आते हैं पढ़ने तो कहते हैं मन नहीं लगता है। तो मैं तो ये समझता हूँ आधा घंटा तो आपको मन ही नहीं लगेगा। विषय में आपको आधा घंटा जब तक बैठेंगे उसके बाद ही आप विषय में प्रवेश करते हैं और आपका मन लगने लगता है। तो कोशिश करें कम से कम पहली सीटिंग जो होती है वो 1.5 घंटे की होनी चाहिए। उसके बाद आप 1 घंटा 40 मिनट जो भी पढ़ें तो आप उसी में रहेंगे, विषय में ही रहेंगे। नहीं तो आधे घंटे आप पढ़े, अगर उठ गए तो फिर आपका वो आधा घंटा खराब ही मान के चलिए। इसलिए कोशिश करें सीटिंग पावर बढ़ाएं, रीडिंग पावर बढ़ाएं, और इसके साथ तैयारी जो है आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही सर के इंट्रोडक्शन में बताया कि इन्होंने यूपी हायर एजुकेशन के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं, और इन्होंने जब उस परीक्षा में चयन हासिल किया था तो इनका दूसरा रैंक वहाँ पर था। संयोग से इनको उत्तर प्रदेश के राजधानी में काम करने का मौका मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और मैं भी लखनऊ आया हुआ था, इनसे मैंने कीमती वक्त माना और इन्होंने सहर्ष आप सभी के लिए उस वक्त को निकाला। उम्मीद है कि आप सभी को सारी हमारी जो डिस्कशन है, बातचीत है, अच्छी लग रही होगी। और मैं यही कहूँगा कि जितनी भी चीज़ों के बारे में सर ने गाइडेंस किया उन सभी को आप फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर आप उन परीक्षाओं में सफल होंगे। थोड़ा सा मैं यूपी हायर एजुकेशन के जो पैटर्न को लेकर या फिर जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उस पर बातचीत करूँगा, क्योंकि सर के पास अनुभव भी है। तो यूपी हायर एजुकेशन के सिलेबस को हम देखते हैं तो वो भी सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, जिसमें 30 प्रश्न जीएस के हैं, 70 प्रश्न विषय के हैं और इंटरव्यू है। तो यूपी हायर एजुकेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए संक्षेप में सर आप कुछ कहना चाहें, अगर उनको दिशा निर्देश दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो आप सिलेबस निकाल लें, और जो 30 क्वेश्चन जिसे सामान्य ज्ञान कह सकते हैं जो रहता है, हमारा फोकस कई बार उसी में अटक के रह जाता है। उसमें जो है हमारी 3 यूनिट जो है, 3 इकाई जो है वो नेट जेआरएफ से के सिलेबस में है। फर्स्ट पेपर जो है नेट जेआरएफ का, तो उससे है, तो कोशिश करें उस किताब से हम 3 यूनिट पढ़ सकते हैं। और रही बात सामान्य ज्ञान की, उसमें कुछ पॉलिटी का जो है, जैसे प्रेमबल हो गया या फिर मूल अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गए, और सामान्य विज्ञान से कुछ चीज़ें, कुछ समसामयिक घटनाएं जैसे खेल वगैरह से देख सकते हैं, और पर्यावरण वगैरह से आजकल क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। लेकिन कई बार अक्सर ये होता है कि हमारा पूरा सिलेबस मतलब ध्यान जो है सामान्य ज्ञान की तरफ
हो जाता है और जिससे बाकी यूनिट जो है पीछे छूट जाती है और अपना जो हिंदी विषय या फिर कोई भी विषय हो सकता है वो भी थोड़ा सा हम उस पर कम समय दे पाते हैं कि हमारा विषय है और इससे तैयारी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। तो कोशिश करें कि सिलेबस को देख करके उसी के अनुसार कितना वेटेज है किस यूनिट का किस इकाई का उसी हिसाब से तैयारी करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो डॉक्टर राजीव जी के माध्यम से हमने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। एक्सपर्ट्स इन दी रूम सीरीज का पहला वीडियो लेक्चर यहाँ पर हमने दिया चर्चा के रूप में। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, अगर आप सभी के कमेंट्स आमंत्रित करते हैं तो एक बार फिर से हम सर से इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक आप लिखित परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने जो भी सुझाव हैं सर द्वारा दिए गए उनको ध्यान में रखते हुए पढ़िए। निश्चित तौर पर आप सभी अपनी मंजिल को पाने में कामयाब होंगे। तो हमने सीमित संसाधनों में अपने विचारों को रखा है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और मैं सर का अपने तरफ से और आप सभी के तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़ी ही सहजता से अपनी बातों को रखा और ऐसे ही आने वाले दिनों में हम आप सभी से मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।